वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था ज़रूर, लेकिन नज़र मेरा हमेशा उस तरफ रहता था। हाँ, ये क्लास एक तरफ और बच्चे और एक तरफ। मैं नाटक हमेशा बच्चों के साथ जब किया, वो मंच उनका है, प्ले बनाना है, तो वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसी को सजाकर नाटक बनाते थे। आजकल तो क्या बताऊं, नहीं सर, बोल दीजिए। दुनिया भर हो रहा है, हमारे मुल्क में भी हो रहा है कि तू सोच मत, मैं जो कहता हूं तेरे लिए सोचता हूं, वही कर। गुड़गांव में सैकड़ों लोगों को डिटेंशन सेंटर में ले गए थे। उनकी फिर कुछ लोगों का आरोप है कि बहुत पिटाई हुई और महज 10 लोग निकले जो बांग्लादेशी हैं। ये डेवलपमेंट जो है ना, ये पिछले 10 से 11 साल में हुआ है। क्या बताऊं, आई फील वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। तो एक बदलाव तो राजनीतिकरण गुंडों को लेकर यहाँ से शुरू हो जाता है। गुंडे रह जाते हैं, उनके चरित्र बदल जाते हैं, मोहल्लेबाजी से अब देश वाले हो जाते हैं। और अभी लेटेस्ट बन गया है कि भाई मुसलमानों को पकड़ो, तो उसमें हिंदू वोट शायद कंसोलिडेट होता होगा। नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि नहीं, इसके पीछे नैतिकता नहीं है, इससे गंदे पर राजनीति है। इट्स डर्टी पॉलिटिक्स दैट इज बीइंग प्लेड। अभी बताओ, कोर्ट का काम है इस तरह से डांटना। इस कोर्ट के ऊपर भरोसा करना होगा हमें, क्या है। और इतने लोग मारे जा रहे हैं, कोई हमदर्दी नहीं है, या कोई जानते नहीं है आसपास। पूछो, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं आसपास, सुनो, इनसे बात करो, हाँ ठीक है, ये हाल है। नमस्कार, आप लोगों का दा स्वतंत्र पर स्वागत है। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये झुग्गी झोपड़ियों से ये बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में कहाँ आ गए। विक्रांत, ये हम लोग कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं? देखिए, आज हम लोग चितरंजन पार्क इलाके में हैं और हमारे गुरु आशीष घोष जी के घर आए हैं। कई दिन हो गए थे, इन्होंने चाय नहीं पिलाई थी, बहुत साल हो गए थे, तो सोचा आज जाकर के चाय भी पी ली जाए और कुछ चर्चा भी की जाए, क्योंकि उनकी नई किताब भी आई है। अच्छे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, थिएटर बच्चों के लिए बहुत काम किया उन्होंने, और साथ साथ एक उनकी पहचान ये भी है कि वो बंगाली भी हैं। तो आजकल जो दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में खास तौर से जो बंगाली लोगों और बंगाली मुसलमानों पर जिस तरीके की बातें, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उस पर उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो सोचा उनसे बात की जाए इन तमाम मसलों पर, तो इसीलिए उनके घर पहुंचे थे। हाँ, तो और हम आपको ये भी बता दें कि आशीष दा ने हमें ईमानदारी, सच्चाई और नेकी का रास्ता बताया था, जो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, मुश्किल तो है साहब, और जिस तरीके का हमारे चैनल बातें करता है, जिस तरीके से हम तमाम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बीच जाकर उनकी बातें दिखाते हैं, उस पर भी कई लोगों को आपत्ति होती है। लेकिन ये आप ये समझना पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि जिनके जो टीवी चैनल हैं वो बड़े लोगों की बात करने के लिए तो वो हैं ही, मौजूद हैं, लेकिन जो समाज में मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनकी बात करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। तो एक छोटा सा मंच हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण उनकी समस्याएं, उनकी दिक्कतें अपने इस मंच पर, छोटे से मंच पर, दा स्वतंत्र पर चलाते हैं। तो चलिए आशीष दा से बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, जैसे आप बढ़िया थे वैसे अभी भी चंगा सी। सर, ये आपकी किताब आ गई है भाई। किताब लिखने की क्या जरूरत पड़ गई थी सर आपको? इसलिए कि देखो, मैं जिस तरह से आप बात कर रहे थे ना कि भाई मार्जिनलाइज, मैं समझता हूँ बच्चे भी एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। बिल्कुल। और इनके साथ मेरा काम करने का तजुर्बा है, आज से नहीं, मेरे ख्याल में 50 साल हो गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था ज़रूर, लेकिन नज़र मेरा हमेशा उस तरफ रहता था। हाँ, ये क्लास एक तरफ और बच्चे और एक तरफ। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चों को बताया जाता है कि तुम यहाँ खड़े रहो, ऐसे बोलो, क्या बनना है तुम्हें मैं बताता हूँ। अरे बच्चों को मौका नहीं देते, बेटा तू क्या चाहता है। मैं नाटक हमेशा बच्चों के साथ जब किया, वो मंच उनका है, प्ले बनाना है, तो वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसी को सजाकर नाटक बनाते थे। उनमें से 4 नाटक जो मुझे पसंद है और मंच पर भी बहुत सराहा गया, तो इन सब को लेकर मैं 4 नाटक चुनकर ये, और पब्लिशर राजी हो गए। उसमें एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में यही कहा जाता है कि बच्चों का ये मंच जो है, ये बच्चों का है, उनकी भावनाओं की है। बड़ों की बात हमेशा मत थोपिए,
आजकल तो क्या बताऊं। नहीं सर, बता बोल दीजिए। दीजिए खुलकर बोलिए बता सर, दीजिए। स्वतंत्र है सर ये। अरे दुनिया भर हो रहा है, हमारे मुल्क में भी हो रहा है कि तू सोच मत, मैं जो कहता हूं तेरे लिए सोचता हूं, वही कर। इसके खिलाफ मेरे ख्याल में ये बहुत टाइमली इसीलिए भी है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी सोचो। अपना दिमाग अल्लाह मियां ने दिया है, उसका तो इस्तेमाल कर, सोच समझ के तो काम ले। सर आपने अल्लाह मियां का नाम लेके इसमें कंट्रोवर्सी डाल दी कि अल्लाह मियां का नाम आपने क्यों लिया। यार अभी अभी देखो, मैं सोलो परफॉर्मेंस भी करता हूँ। हाँ, उसमें एक सोलो परफॉर्मेंस का नाम है आम, उमा कथा, कथा उमा की। अच्छा। उमा जो है वो दुर्गा देवी है। साधक कवियों ने 1800 सदी से लेकर अब तक बहुत सारे गाने लिखे हैं, थोड़ी धूप हो गई जरा तो भी। उनको सजाकर मैंने ये प्रोग्राम बनाया था। अच्छा। अब उसके बाद राम प्रसाद नाम का एक मतलब संत कवि थे, हाँ, उनके ऊपर भी मैं पूरा एक बनाया अभी रिसेंटली। मेरे ओके। ख्याल में जनवरी से शुरू किया, अभी 10-12 शो हुआ है अभी तक, और भी होगा, इसकी बहुत हाँ। चर्चा हो रही है। तो लोग समझते हैं कि हाँ, मैं सर, उस तरह का धार्मिक हूँ। जी जी। अब जब मैं इनका गाना गाता हूँ और इनके बारे में बोलता हूँ, तब देखते हैं ये लोग भी वही सोच रहे हैं और वही कह रहे हैं कि दिमाग का इस्तेमाल कर, सिर्फ भक्त बनने से नहीं होता काम। दिमाग। तो सर ये जगह चार आपने मेला, खेल खेल में, तितली बोली, दाव पेंच, इनके क्या मतलब कि क्या सोचकर इन सब के टाइटल आए हैं, किस तरह से इसको आपने सोचा है। ये एक प्रोसेस में गुजरता है। ओके। जैसे कि हर प्ले मेरे ख्याल में कम से कम 1 महीने का वर्कशॉप के दौरान बच्चों को तैयार किया जाता है कि अपनी बात कैसे खुलकर अपने सामने रखता है। तो सबसे पहले तो शुरू होता है खेल खेल में, भाई तुम्हारे घर में क्या होता है, तुम्हारे इधर क्या होता है, आस पड़ोस में क्या होता है, दोस्तों के साथ कैसे होता है, बर्थडे कैसे मनाते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। वहाँ से ना टॉपिक निकल आता है। जैसे कि मेला, हाँ। और मेला खेला गया था बिल्कुल छोटे बच्चों में, मतलब 9-10 साल से नीचे बच्चे, सब बहुत छोटे। और और बच्चों को मेले का कोई अंदाज नहीं था। लेकिन सुनकर मैं अपने बचपन के बारे में बताया, बचपन में मैं गांव में किस तरह से मेले में जाता था। फिर एक बच्ची ने, हाँ मेरी दादी भी कहती थी उनके गांव में मेले होते थे, तो आपस में शेयर कर लिया। मेला टॉपिक उनको बड़ा पसंद आया। तो उसमें जो आता है ना, उसमें देखते हैं बच्चों का ऑब्जर्वेशंस। एक बच्चा पुलिस बनता है, मान लो एक मिसाल के तौर पर, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा पुलिस बनता है और वो दुकानदारों से चीज़ें लेकर खाने लगता है। दुकानदार कहते हैं पैसे, पुलिस से पैसे मांगता है, जेल में भर दूंगा। तो ये इस तरह का है ना। तो दूसरे बच्चे आते हैं, एक को पकड़ लिया, मुझे छोड़ दीजिए, बच्चा है, मैं भी तो बच्चा हूँ। इस तरह की चीज़ें, मतलब बच्चों का ऑब्जर्वेशन देखिए, मैं अपनी तरफ से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने छोटे बच्चे हैं और उसी तरह से सेकंड, थर्ड, बाकी प्ले हमेशा टाइटल हो या समलाग हो या डायलॉग्स हो, सिचुएशंस हो, ये सब वर्कशॉप के दौरान उन्हीं की बातों को, उन्हीं की परिवेश को, जैसे कि लास्ट प्ले जिसमें इमरान दाव पेच, हाँ, तो उनको पूछा गया भाई तुम्हारे यहाँ सबसे पॉपुलर क्या है, तो कुछ बच्चों ने बताया कि पतंगबाजी। और पतंगबाजी में दांव पेच होता है। हाँ। और ये दांव पेच का जो खेल है, ये समाज में भी है, अपने परिवार में है, ये सब जुड़ गया कहानी। तो सर ये, हाँ, तो सर ये इस तरह से हम लोग अगर दर्शकों को समझाएं कि एक वर्कशॉप आयोजन होती है, कार्यशाला होती है, उसमें बच्चे आते हैं, उनको आप इम्प्रोवाइजेशन के लिए कुछ टॉपिक देते हैं, उसमें जो वो मैं नहीं देता हूँ। अच्छा। आप उनसे पूछता हूँ भाई इनमें से जो कुछ भी किया, इनमें से बताओ आपको क्या पसंद है। अच्छा। तो वहां निकल आता है, वहां से कहानी को जन्म हो जाता है। और इस तरह से आप नाटक की सबसे पहले टाइटल या सब्जेक्ट तय कर लेते हैं, उसके बाद एक कहानी की तलाश होती है। वो कहानी जो है वो भी बहुत तरीके हैं जिससे कि बच्चों के बीच में से ही कहानी निकल कर आता है। हमारा काम है बेसिकली एडिटिंग और थिएटर टेक्निक, मतलब दर्शकों के सामने कैसे पेश किया जाएगा, वो टेक्निकल चीज़ें हैं।
आशीष सर, जब आप, क्योंकि राजनीति शास्त्र के अध्यापक रहे, हम लोगों को आपने पढ़ाया भी, जब हम लोग पढ़ते थे तब की राजनीति और आज की वर्तमान राजनीति, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं, जो बड़ा बदलाव आपको दिखाई देता है कि राजनीति में जो बड़ा बदलाव आया? एक बड़ा बदलाव तो जैसे कि मैं कॉलेज में जब दाखिल मतलब टीचर एज ए टीचर जब गया मैंने, फर्स्ट डे तो दयाल सिंह कॉलेज, फर्स्ट डे में सामने देखा खून हो गया। अरे वाह। और तब मैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बता रहा हूँ। तब ये जो गुंडागर्दी वो बेसिकली मोहल्ले वालों करते थे, मतलब एक पहाड़गंज टीम होता था, एक दरियागंज और उस तरह का उस इलाके का लोकल टीम होती, लोकल टीम। लेकिन बाद में देखते हैं तब पॉलिटिक्स के साथ इनका योग नहीं था। इन्हीं लोगों को फिर पकड़ के ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना यूनियन बनाने लगे। और क्या कहते हैं, इतना खर्च थोड़ा ही होता था पहले, ये पैसे कहाँ से आता है। तो एक बदलाव तो राजनीतिकरण गुंडों को लेकर यहाँ से शुरू हो जाता है। गुंडे रह जाते हैं, उनके चरित्र बदल जाते हैं, मोहल्लेबाजी से अब देश वाले हो जाते हैं। क्या बताएं, ये एक भारी परिवर्तन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो देखा, और आप लोगों ने भी देखा होगा। आप लोगों ने पहली वाला जो स्थिति है वो शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपने जब आए थे तब मेरे ख्याल में राजनीतिकरण हो गया होगा। वो प्रोसेस में था। हाँ, वो प्रोसेस में था। तो सर ये तो आपने कब का आपका ये था, पुराने आइडिया थे कि किस तरह से आपने इस चीज़ों को किया? ये है कि चित्तरंजन पार्क में हमने एक शुरू किया था एक स्कूल, एक आदर्श विद्यालय है। मास्टर लोगों के दिमाग में होता है आदर्श। तो आदर्श में ये था कि भाई शुरुआती जो शिक्षा हो या अपनी मातृभाषा से हो, लेकिन वहाँ पिट गए, सब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम लड़ते रहे और 6 साल चलाया। 6 साल के बाद संभव नहीं हुआ, घर से बहुत पैसा चला गया, सिर्फ मेरा नहीं और भी जो लोग थे उसमें बड़े बड़े शिक्षाविद भी थे इसमें। तो वहाँ हमने पढ़ाने के साथ साथ देखा कि मोहल्ले के जोड़ सकते, मोहल्ले में बहुत रिसोर्सेज हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग मान लीजिए, कोई गाना बनाना चाहते हैं या लिरिक्स, ये सब होता रहा। तो वहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुआ कि भाई तब अंदाज नहीं था कि भाई आर्ट के साथ पढ़ने लिखने का क्या संबंध है, थोड़ा सा लेकिन वो शुरुआत वहाँ से हुआ है। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे सर, क्योंकि अभी कला की हम लोगों ने बात करी, थिएटर की बात करी, आजकल आप क्योंकि जिस इलाके में रहते हैं, जिस मोहल्ला अगर इसे कहें चित्तरंजन पार्क, तो ये बंगाली बहुल्य मोहल्ला माना जाता है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में इस समय बंगाली स्पीकिंग और ख़ास तौर से बंगाली स्पीकिंग मुसलमान, उनका ये कहना है कि बड़ा डिस्क्रिमिनेट हमारे साथ किया जा रहा है। गुड़गांव में सैकड़ों लोगों को डिटेंशन सेंटर में ले गए थे, उनकी फिर कुछ लोगों का आरोप है कि बहुत पिटाई हुई, और महज 10 लोग निकले जो बांग्लादेशी हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को ले गए। अब कहा जा रहा है कि 10 उनमें से बांग्लादेशी है। तो ये सब जो घटनाक्रम बंगाली स्पीकिंग लोगों के साथ हो रहा है, खासतौर से बंगाली मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसे किस तरह से देखा जाए, और वो भी देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके में? ये डेवलपमेंट जो है ना, ये पिछले 10-11 साल में हुआ है। और क्या बताऊँ, आई फील वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। ये सिर्फ बंगालियों के नहीं, मेरे ख्याल में हम सब किसी न किसी तरह से माइनॉरिटी में हैं। दिल्ली में हम माइनॉरिटी में हैं, एक समय पंजाबी माइनॉरिटी में था, अब उनका संख्या बढ़ गया तो अभी मेजॉरिटी में आ गए। उसी तरह से हिंदू मुसलमान कुछ भी कहो, और अभी लेटेस्ट बन गया है कि भाई मुसलमानों को पकड़ो, तो उसमें हिंदू वोट शायद कंसोलिडेट होता होगा। नैतिकता की कोई बात ही नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि इसके पीछे नैतिकता नहीं है, इट्स गंदे पर राजनीति है, इट्स डर्टी पॉलिटिक्स दैट इज बीइंग प्लेड एवरीवेयर। मैं सिर्फ यहाँ नहीं कहता हूँ, बंगाल में और एक तरह से हो रहा है। यहाँ तो भयंकर इसलिए है कि पूरा भारत में यह चल रहा है, और ये भारत में जो चल रहा है ये किसी न किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ गया। मेरे से बात हो रही थी
एक संस्था की एक लेडी, मुस्लिम बट ब्रिटिश सिटीजन, वो भी कह रही थी कि भाई मुसलमानों के खिलाफ तो दुनिया भर चल रहा है। अभी पैलेस्टाइन का देख लीजिए क्या हाल है। वो तो अब कोर्ट ने भी डांट दिया कि पहले बताओ, कोर्ट का काम है इस तरह से डांटना। इस कोर्ट के ऊपर भरोसा करना होगा हमें, क्या है। और इतने लोग मारे जा रहे हैं, कोई हमदर्दी नहीं है या कोई जानते नहीं है आसपास। पूछो, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं आसपास, सुनो, इनसे बात करो, हाँ ठीक है, ये हाल है। लेकिन एक जो फर्क है वो क्यों फर्क आता है, जब महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग लोग जो है मराठी, वो जब मार पिटाई करते हैं नॉन मराठीज के साथ तो बड़ा गुस्सा आता है नॉर्थ के लोगों को, लेकिन नॉर्थ में जब बंगाली स्पीकिंग के साथ होता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात तो दोनों एक ही है, चाहे मराठी स्पीकिंग लोग करें अभी या बंगाली स्पीकिंग लोगों के साथ। जो जहाँ भेदभाव तो भाषा और धर्म के आधार पर ही हो रही है। धर्म किसी भी आधार पर हो सकता है, जो जहाँ जिस तरह का मौका मिले। अब वहाँ भाषा के ऊपर, मराठी भाषा के ऊपर सही चल रहा है, यहाँ मुसलमानों के नाम से चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत एनआरआई है ना हमारे विलायत में, अमेरिका में, वो ट्रम्प से बहुत गुस्से में, लेकिन यहाँ उनको कोई परेशानी नहीं है, वो दोनों फर्क नहीं कर पाते। भाई सब एक दूसरे से मिले हुए हैं किसी न किसी तरह से। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है उसके तरफ तो हमारा ख्याल ही नहीं है, भटका रहे हैं। तो एक तरफ से भटकाने की बात है, दूसरी तरफ से आग जलाने की बात है, दोनों ही चल रहे हैं कि आपको सोचने नहीं दिया जा रहा है। किताब उसी के ऊपर है। अच्छा, सोचो। अगर बच्चों से करवाओ, डोंट कहो कि भाई तू इधर खड़े हो और इसी तरह से बोल, नहीं, तेरे को आज़ादी है, तू जिस तरह से बोलना चाहता है। बच्चे कैसे सोचेंगे? स्कूल तो बंद किए जा रहे हैं, स्कूल तो यूपी में मर्ज किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में गरीब आदमी पढ़ता था, वो सोचता था कि अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ा लेगा। किसी न किसी तरह से मैं सोचता हूँ जो सत्ता में रहता है ना, वो सब डरपोक है, वो डरते हैं लोगों से। अगर सोचने लगे तो उनका दुकानदारी खत्म हो जाएगा। तो किसी न किसी तरह से भटकाना उनका काम है, क्योंकि ये गरीब हैं, एक तरह से दिमागी गरीब है, बदमाशी में ठीक है, ये पूरे दुनिया को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और इसमें हमारा किसी न किसी तरह से तो योगदान होना ज़रूरी है, चाहे किताब लिखो, चाहे प्ले करो। अगर आप पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं है, सामाजिक तौर पर कॉन्शियस नहीं है, आप आर्टिस्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि बच्चों को मंच दो कि वो सोचें, लेकिन आजकल का जैसा वातावरण बताया जा रहा है, दिख रहा है, तो बच्चा तो वही सोचेगा, वही देखेगा जो उसको दिख रहा है, जो उसके आसपास में है। तो इसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह के प्ले पर यकीन करना। नहीं, देखिए, इसमें हम डायरेक्टली पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं पकड़ रहे हैं, बच्चों के साथ वो उसका संपर्क नहीं है, लेकिन कहाँ बच्चे अपनी बातें रख सकते हैं ये वर्कशॉप के ज़रिए पता चलता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि बड़े जो कहते हैं वही मानते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए ये एक बच्चा कहता है पुलिस से पैसे मांगता है, हाँ, जेल में भर दूंगा, 8 साल का बच्चा कह रहा है, मतलब वो देखा हुआ है। ये हमारा पॉलिटिक्स है। सर, कोई ऐसा किस्सा, कोई आपका स्टूडेंट के जो बनना चाहता हो उसका बदलाव आया हो इस नाटक के थ्रू? अरे ये तो बहुत हैं, लेकिन एक पर्टिकुलरली वो डॉन बना बाल भवन में। अच्छा, डॉन बनना चाहता था। डॉन मतलब गुंडा, बदमाश। क्योंकि देखो ना, बात है, डॉन के पास क्या है, उनके सामने, बच्चों के सामने क्या है? डॉन के पास सब कुछ है, पैसे है, आपकी जरूरत हो तो तुम चलो अंदर आयो, आपकी जरूरत हो तो मदद भी कर सकते हैं, है ना? आइए अंदर चलते हैं। तो एक रॉबिन हुड टाइप का इमेज उनके दिमाग में होता है। अच्छा, ओके। तो उस तरह से सोचा होगा कि मैं डॉन बनूंगा, हाँ, तो सब मेरा सुनेगा, मैं भी अपने मोहल्ले में लोगों को मदद कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। और वो तो है ही, मैं दादा हूँ। अब उसने पढ़ने लिखने में बहुत ही खराब था, वो परवाही नहीं करता था, तो वो किसी तरह से आ गया, पता नहीं कैसे, थिएटर क्लास में, और उसके बाद जुड़ गया। फिर बाद में कहता है, जब हम छोड़ने वाले थे बाल भवन,
तब कहा उसने कि ये जो थिएटर है ना, ये कला मेरे को बदल डाला। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं अपने मोहल्ले वालों को, बच्चों को भी बदलवा सकता हूँ। ये चीज़ है। हाँ, मेरे ख्याल में मैंने जो नाटक किया, एक सार्थक उदाहरण अगर कहें तो ये है। और अलग अलग तरीके से अभी भी बच्चे आते हैं शादी में आकर। दामाद जो है, वो कौन है? अच्छा, बस सर आपके वो पहला जो वर्कशॉप था उसमें मैं था। इस तरह भी होता है सर। एक पहले एक आज़ादी थी, हम कुछ भी बोल लेते थे, तो अभी क्या इस तरह का फेस कर रहे हैं रंगकर्मी या जो आर्टिस्ट लोग हैं कि अपनी बात कहते हुए डर रह गए हैं, संकोच हो रहे हैं? पहले हमने देखा बॉलीवुड भी हर बात पे अपना कमेंट कर देता था, अब वो कमेंट भी है। तो रंगमंच में भी यही आ गया है कि आप वही दिखा रहे हैं जो समाज में है, या अपनी काल्पनिक की चीज़ें दिखा रहे हैं? देखो, काल्पनिक चीज़ कुछ नहीं होता। फैंटेसी का भी एक रिलेशन होता है रियलिटी के साथ, तो वो उसको हम टैप करते हैं। एक फैंटेसी हो बच्चों के साथ, तो फैंटेसी और रियलिटी दोनों घुल मिल जाता है। और ना, मेला का एग्जांपल ले लीजिए, ये काल्पनिक मेला है लेकिन उसमें बातें आते रहते हैं भाई। बच्चों की अपनी बातें, अपनी ऑब्जर्वेशंस, ये सब आते रहते हैं। दांव पेच में मान लो वही आते हैं। और एक नाटक है तितली बोली, इसमें हाँ, तितली बोली में पूरा स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर है। ओके। सिर्फ इतना ही है कि बच्चे को एक याद करना है तितली कविता, और उसको याद नहीं हो रहा है ना, लेकिन वही तितली अपनी किताब से उड़कर कहीं ना कहीं उसको ले जाता है। और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, अजीब अजीब कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये जो क्रिटिकल, किस तरह से आप देखोगे, किस तरह से क्रिटिक करोगे, ये इम्पोर्टेंट है। सर, ये किताब केवल हिंदी में कि हर कई भाषाओं में चीज़? नहीं, हिंदी में है अभी। अच्छा। अरे ये भी बहुत मुश्किल से, पब्लिशर थोड़े यार राजी होते हैं। मुश्किल से मिल रहा है पब्लिशर। तो सर, ये कहाँ पे स्टूडियो में, ये कौन सा प्लेस के बारे में बता दीजिए। ये मेरी बेटी का है। ये भी मेरे ख्याल में, मेरे शुरू में तो मेरे साथ ही थे, उसके बाद अपना कंपनी अभी ट्रैम आर्ट्स ट्रस्ट, इनका है, ट्रस्ट है। तो ये एक किस्म का थिएटर करते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट थिएटर। हम लोग रोज़मर्रा के, ये बोतल, इसका भी एक कहानी है कुछ, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कहानी है। आप जो पकड़े हुए हैं इसके पीछे भी बहुत सारे, तो इन्हीं को लेकर वो प्ले बनाते हैं। इसको ऑब्जेक्ट थिएटर कहते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं ये सुंदरबन के ऊपर बनाया गया। सुंदरबन के कलाकार वहाँ के संदर्भ में ये डॉल्स बनाते हैं मिट्टी के। तो ये डॉल्स अपनी कहानी बताते हैं थ्रू चोइती। उसमें पर्यावरण आते हैं, संघर्ष आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वेरी ब्यूटीफुल। सर, आपका कितना लंबा समय हुआ थिएटर में भी, एजुकेशन में भी, अभी के कुछ हमारे माध्यम से जो बच्चों के बारे में, जो आज का समाज है, क्या कहना चाहेंगे कि रंगमंच से जुड़ें, दूर रहें, क्या करें? रंगमंच से तो बिल्कुल जुड़ना चाहिए, लेकिन मेरा मंत्र वही है, वो रंगमंच जहां बच्चे अपनी आज़ादी से अपनी बात कह पाए। दैट इज़ दी बॉटम लाइन। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जो कि होता है आमतौर पर। सभी बताते हैं तेरे को क्या करना है, वो नहीं। टेक्निकल चीज़ें अपने पास रखो, बाकी जो कहना है वो उनसे करवाइए। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैं हर एक के लिए कहता हूँ, हर एक के लिए। मीडिया पे विक्रांत बहुत जाता है कि तो अपनी बात है। सर, ये अवेलेबल कहाँ पर है? ये स्टोर पे हो गई है क्या? हाँ, उधर वो क्या था, अमेज़न। अच्छा, अमेज़न पे। अमेज़न में आपको ये किताब मिल जाएगी, पढ़िए। ये जीवन की सच्चाई है ये, मतलब कि ये ऐसे कोई लिखा नहीं गया है। बच्चों ने जो सोचा, समझा, जो जाना और जो वर्कशॉप में बात हुई, उनको कहा नहीं गया कि तुम ये करो, उन्होंने ये किया और ये फिर ये अपने आप के रूप में सामने आ गया। तो सर, और सिर्फ नाटक नहीं, मैं कहता हूँ किसी न किसी कला से जुड़ो। कला में जुड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, कुछ भी हो, पपेट्री हो। फ़ायदा क्या होगा सर कला से जुड़ने से? ये भी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। जी हाँ, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। कला से जुड़िए। तो आज हम लोग अपने सर, अपने गुरु आशीष जी के साथ थे। इनके साथ ही हम लोगों ने रंगमंच शुरू किया था, तो हमने सोचा कि आज इनसे मुलाकात की जाए, बात की जाए। कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ? मैं गुरु नहीं हूँ, मैं खेलता रहता हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे, आशीष सर, और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकवी। फिर होगी मुलाकात।
किसी और जी, बहुत दिन बाद मिले, बहुत दिनों बाद मिले। अरे क्या बात है, खुशी की बात है। और भी आइए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।